ए देवी, दांत तोड़ देंगे मार के हम। आज का टॉपिक है आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट, और यहाँ से सवाल पूछता है। आप लोग पढ़े होंगे पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, नाम सुने हैं ना सबका ग्रंथि में। वही आज का टॉपिक है, ठीक है। ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, बाह्यस्रावी ग्रंथि कितने हैं, मिश्रित ग्रंथि कौन सी है जो अंतः बाह्य दोनों काम करेगा, उसी का टॉपिक आज का है। आइएगा, सबसे पहले समझते हैं ग्रंथि होता क्या है, ग्लैंड किसको कहेंगे, ठीक है। तो ग्रंथि क्या है, तो कोशिकाओं के व्यवस्थित समूह को ही उत्तक कहते हैं। कोशिका जब व्यवस्थित है क्या कहलाएगा, उत्तक। पढ़े होंगे आप लोग कोशिका वाला में कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक, उत्तक के समूह को क्या, उत्तक के समूह को कोशिका। वाह रे वाह, हाँ, अंग, अंग के बाद अंग तंत्र, अंग तंत्र से बाद जीव बनेगा, है ना। उल्टा बोलती है, उत्तक के समूह को कोशिका, कोशिका के समूह को उत्तक। कितना आसान बात है। कोशिकाओं के व्यवस्थित समूह को उत्तक कहा जाता है, और इसी प्रकार इसी उत्तक से मिलकर क्या बनता है, अंग। और कुछ उत्तक या अंग विशेष प्रकार के रसायन या एंजाइम या हार्मोन का निर्माण करते हैं। अभी क्या समझना है हमको, कोशिका से बना उत्तक और उत्तक से बना अंग, और उसी अंग में कुछ विशेष अंग होते हैं जो एक विशेष प्रकार के रसायन, एंजाइम या हार्मोन का निर्माण करते हैं। उसी को क्या कहते हैं, ग्रंथि कहे। क्या कहेगा, ग्रंथि। और ग्रंथि शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करने हेतु हार्मोन और एंजाइम बनाती है। शरीर के क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए क्या बनाएगा, हार्मोन बनाएगा या एंजाइम बनाएगा। अब हार्मोन एंजाइम भी समझे कि हार्मोन क्या होता है, एंजाइम क्या होता है, वो भी समझेंगे आज, ठीक है। आज थोड़ा क्लास चलेगा लंबा, ध्यान से समझना सब। ग्रंथियां होता है तीन प्रकार का, एक होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। ग्रंथि कितने प्रकार का, तीन प्रकार, अंतः, बाह्य और मिश्रित, यही ना बोला गया है। अब देखना कि बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या क्या होता है। पहले यहाँ पर दिया है अंतःस्रावी। तो अंतःस्रावी ग्रंथि वैसी ग्रंथियां हैं जो नलिका विहीन, जिसमें नलिका नहीं रहेगा। नलिका विहीन तो जिसमें नलिका नहीं रहेगा, और इससे निकलने वाला पदार्थ क्या होता है, हार्मोन, ठीक है। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है वो नलिका विहीन होता है, और इससे हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, हार्मोन। और यह हार्मोन को रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में लक्षित स्थान पर पहुंचाकर अपना प्रभाव दर्शाता है। यही ना बोले हैं, यह जो हार्मोन है रक्त के साथ मिल जाएगा और शरीर के विभिन्न स्थानों पर जहां पर उसको जरूरत है ना, वहां पर पहुंचाएगा और अपना प्रभाव दिखाएगा। कौन सा, हार्मोन्स। तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि नलिका विहीन होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, और अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलेगा, आपको हार्मोन निकलेगा। अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलेगा, हार्मोन। हार्मोन जो है रक्त के साथ मिलता है और पूरे बॉडी में जाता है, पहला पॉइंट। बात करते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो ऐसी ग्रंथियां जो नलिका युक्त होता है, जिसमें नलिका होता है, और इससे क्या निकलता है, एंजाइम। इससे निकलने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा, एंजाइम, ठीक है। तो बाह्यस्रावी से निकलेगा एंजाइम, अंतःस्रावी से निकलेगा हार्मोन। अंतःस्रावी हो जाएगा नलिका विहीन, बाह्यस्रावी हो गया नलिका युक्त। नलिका विहीन मतलब जिसमें नलिका नहीं रहता है, और नलिका युक्त जिसमें नलिका रहता है। यही बात है ना। चलिए, अब होता है मिश्रित। देखिए इसमें नाम ही लगा हुआ है मिश्रित। तो मिश्रित मतलब क्या होगा, दोनों का होगा। इसमें से एंजाइम भी निकलेगा और हार्मोन भी निकलेगा। तो वैसी ग्रंथियां जिससे एंजाइम एवं हार्मोन दोनों का स्रवण होता है क्या कहलाएगा, मिश्रित ग्रंथियां कहलाता है ना। एंजाइम भी निकलेगा और हार्मोन भी निकलेगा, ठीक है। एंजाइम किससे, बाह्यस्रावी से,
हार्मोन किससे? अंतःस्रावी से। अंतःस्रावी नलिका विहीन और बाह्यस्रावी नलिका युक्त। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हार्मोन्स क्या होता है इसको समझते हैं कि हार्मोन क्या होता है। तो हार्मोन एक प्रकार के रसायन है जिसे विभिन्न ग्रंथियों द्वारा रक्त से स्रावित किया जाता है तथा रक्त के प्रवाह में रसायन शरीर के विभिन्न हिस्सों तक संदेश ले जाने का कार्य करता है। इन्हें शरीर का संदेश वाहक भी कहा जाता है। याद रखिए, शरीर का संदेश वाहक हार्मोन। हार्मोन ही अपने शरीर के विकास, मेटाबॉलिज्म, प्रजनन क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। शरीर का विकास होगा या प्रजनन जो होगा या मेटाबॉलिज्म का जो क्रिया होगा किसके सहयोग से होगा? हार्मोन्स के सहयोग से होगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त हमारे प्रत्येक भाव है ना, जैसे में लिखा हुआ गुस्सा आना, घबराना, प्यार आना, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हार्मोन्स जिम्मेदार है। कोई दिक्कत? जैसा आपका, जैसे किसी को गुस्सा आ रहा है तो हार्मोन्स बढ़ गया, कोई हार्मोन है बढ़ गया, गुस्सा आ रहा है। ठीक है। घबराहट हो रहा है, होता है ना बेचैनी होना, घबराहट, इसी कारण हार्मोन्स के कारण। ठीक है। तो शरीर के जितने भी क्रियाएं होती हैं उस सब में उत्तरदायी कौन है? हार्मोन्स जिम्मेदार है। ठीक है। आप तो ये पूछे उतना तेज बोलते हैं ना कि पूरा वीडियो में क्लियर होता है। हाँ, कल ही देखा था वीडियो, उन्हीं का खाली आवाज, मेरा ही आवाज कम है। बोले मत कीजिए। आए रहते हैं यहाँ पे। सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है? सिक्रेटिन। सबसे पहले खोजा गया हार्मोन हो गया सिक्रेटिन, है ना। याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछेगा कि सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा? सिक्रेटिन। आगे बात करते हैं। हार्मोन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द हार्मो से हुई। किसे? होर्माओ। होर्माओ से हुई, जिसका अर्थ होता है मैं उत्तेजित करता हूं। शरीर के जितने भी उत्तेजित क्रियाएं होगा किसके कारण? हार्मोन के कारण। क्योंकि हार्मोन्स का शाब्दिक अर्थ जो उत्पत्ति हुआ किससे हुआ है? हार्मोन से हुआ, और उसका अर्थ क्या होता है? मैं उत्तेजित करता हूं। ठीक है। अपने नाम के अनुरूप प्रत्येक हार्मोन शरीर के एक विशेष हिस्से को उत्तेजित करता है। हार्मोन का निर्माण अंतःस्रावी ग्रंथियों में होता है। पढ़े थे, नलिका विहीन ग्रंथियां है अंतःस्रावी। अंतःस्रावी से क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है नलिका युक्त, उससे निकलेगा एंजाइम, है ना। दो तीन बात क्लियर है, समझिएगा। और ये ग्रंथि की कोशिकाओं से सीधे रक्त में मिल जाता है ना। क्या होता है कि हार्मोन्स कोशिकाओं से निकला और सीधे रक्त में मिल गया, और रक्त के साथ मिलकर पूरे बॉडी में जहां जहां उसका जरूरत है वहां वहां फैल गया। कौन? हार्मोन्स। तो हार्मोन्स किससे निकलता है? अंतःस्रावी की बाह्यस्रावी? अंतःस्रावी। अंतःस्रावी नलिका युक्त की नलिका विहीन? नलिका विहीन। क्लियर है? चलिए, एंजाइम्स क्या होता है? तो एंजाइम्स की बात करें तो वो अलग अलग प्रकार के रसायन होते हैं जो हमारे शरीर में होने वाली कई रासायनिक क्रियाओं जैसे भोजन को पचाने को तेज कर देता है या किसी उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है ना। जैसे उत्प्रेरक बात का काम करता है रसायन में, रासायनिक क्रिया को तेज करने का काम। रासायनिक क्रिया को तेज करता है कौन? उसको बोलते हैं उत्प्रेरक। आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, है ना। तो एंजाइम भी क्या करता है? रासायनिक क्रियाओं को तेज कर देता है, एंजाइम्स। ठीक है। और एंजाइम शरीर में जटिल अणुओं को ग्लूकोज जैसे छोटे अणुओं में तोड़ने में मदद करता है, और जिसे शरीर क्या करता है? ईंधन के रूप में उपयोग करता है। तो दोनों को अलग अलग काम है। हार्मोन्स का काम है उत्तेजना को जगाना, ठीक है, और एंजाइम का काम है रासायनिक क्रियाओं को तेज करना। बात समझ में आया? क्लियर दोनों का बात। हार्मोन का काम क्या है? शरीर के उत्तेजनाओं को जगाना, है ना, उत्तेजनाओं को लाना। और एंजाइम का काम क्या है? रासायनिक क्रिया को तेज कर देना, है ना। एंजाइम काम करता है किसके जैसा? उत्प्रेरक के जैसा।
आप लोग पढ़े होंगे एंजाइम्स के बारे में पिछले क्लास में, याद आ रहा है कुछ? जब पढ़ा रहे होंगे आप लोग को भोजन वाला कहानी सीन पढ़ा रहे होंगे, भोजन पचने वाला कहानी। आइए समझते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? एंजाइम। और ये नलिका युक्त की नलिका विहीन? नलिका युक्त। तो यह नलिका युक्त ग्रंथियां होती है, इसमें लक्षित अंग नजदीक होते हैं एवं इनसे निकलने वाले पदार्थ एंजाइम कहलाते हैं। जैसे अश्रु ग्रंथि से आंसू निकलता है, लार ग्रंथि से लार निकलेगा, सीवम ग्रंथि से तेल निकलता है। शरीर में भी सीवम ग्रंथि होता है ना? हम लोग के सबसे ज्यादा होता है फेस पे, फेस वैल्यू होता है ना, या सबसे ज्यादा होगा नाक के साइड में। यहाँ अगर कभी वैसे हाथ फेरिएगा तो हाथ में चिपचिपा दिखेगा, वाइली वाइली फेस हो जाता है ना? तो ये हम कौन सा ग्रंथि है? सीबम ग्रंथि है। किसी का होता है ना वाइली फेस, जैसे मेरा वाइली फेस चमकते रहेगा, एकदम लाइट वाइट चमकेगा, ठीक है? या यहाँ पर देखिएगा तो किसी भी आदमी का यहाँ पर तो होता ही होता है सीबम, नाक के दोनों साइड में, यहाँ पे इस पोर्शन पे ऐसे हाथ लगाइएगा तो वहां पर चिपचिपा चिपचिपा दिखेगा। वो क्या है? तेल है। क्या है? तेल है। कहां से निकलता है? सीबम ग्रंथि से। स्वेद ग्रंथि से पसीना निकलता है। शरीर के अंगों से निकलता है पसीना, किस ग्रंथि से? स्वेद ग्रंथि से। और दुग्ध ग्रंथि से क्या निकलता है? दूध निकलता है। दूध निकलता है तो मेल फीमेल पे भी ध्यान देना है ना, ये टेंशन में थे, ई कैसे हो सकता है? बाह्यस्रावी ग्रंथि, इसमें क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सा है? यकृत। ध्यान देना है, सबसे बड़ी ग्रंथि है या सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है, उसका नाम क्या है? यकृत, लीवर। जो फिगर में आपको यहाँ पर दिख रहा है, यही ना लाल जो है ना, वही आपका लीवर है, ठीक है? अब क्या है? इसका वजन आपका 1.5 से 2 kg होता है। मानव शरीर में बात कर रहा है ना? यकृत द्वारा ही पीत स्रावित होता है। याद कीजिए जब आपको पढ़ा रहे थे, है ना? पीत, और यह पीत आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तेज कर देता है। तो देखिए बाह्यस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? एंजाइम्स। तो एंजाइम्स निकल रहा है ना, पीत, ठीक है, क्रिया को तेज कर दे रहा है, उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, ठीक है? भोजन पचाने में सहायता करना, कैसे? तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो लीवर के द्वारा ही पीत रिलीज होता है, मतलब निकलता है, और जिससे हमारा भोजन पचता है। और इसमें मौजूद पीत हमारे खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, और इससे खाना क्या आता है? आसानी से पचने लग जाता है। किसके द्वारा? पीत रस द्वारा। अब पीत रस निकलता कहाँ से है? यकृत से। और स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है ना। चलिए, शरीर का विषहरण, ये क्या काम करता है? देखिए, लीवर का दूसरा मुख्य काम क्या है कि हमारे शरीर में मौजूद सभी तरीके के विषों का हरण करना। देखिए, जो भी आपका हानिकारक चीज रहेगा, विषैला पदार्थ, उसको हरण करता है। और हमारे शरीर में मौजूद जितने भी हानिकारक विषाक्त पदार्थ होते हैं, उन्हें बाहर निकालने का काम लीवर के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है? तो दो काम इसका है, भोजन को पचाने में सहायता करना, क्योंकि पीत रस निकलता है कहाँ से? लीवर से ही। और दूसरा काम क्या है कि भोजन के साथ कुछ भी अगर हानिकारक चीज खा ली हैं आप, तो उसको शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करेगा? आपका लीवर ही करेगा, यकृत बोलेंगे इसको, ठीक है? यह मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है और सबसे बड़ा बाह्य ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है। सवाल फंसाएगा हम लोग को, कभी पूछेगा बाह्यस्रावी पूछेगा, कभी पूछ देगा अंतःस्रावी पूछ देगा, है ना? तो यह बाह्यस्रावी है, कौन? यकृत। और सबसे बड़ी भी है और सबसे बड़ा बाह्यस्रावी भी है। क्लियर हो गया? चलिए देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका ब्रेन है। तो ब्रेन में आपको 3 को दिखाई दे रहा है, पीनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है,
और यही सब सवाल एग्जाम में पूछेगा। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, है ना। अगर देखा जाए तो ब्रेन में फिर पैराथायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पैनक्रियाज। तो अगर महिलाओं में देखेंगे फीमेल में तो ओवरी आएगा, पुरुष में देखेंगे तो टेस्टाइल आएगा, है ना। इसको अंडाणु बोलते हैं, इसको वृषण बोलते हैं हिंदी में। पढ़े होंगे आप लोग बायोलॉजी में, 10th क्लास के बायोलॉजी में पूरा डिटेल से पढ़े होंगे, ठीक है। आज जिनका 12th में होगा तो उनका पूरा पढ़ना होगा डिटेल से। आते समझते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? हार्मोन। हार्मोन का काम क्या है? शरीर के उत्तेजनाओं को जगाना, है ना। शरीर में एंजाइम का काम क्या है? रासायनिक क्रियाओं में भाग लेना, है ना। उसको रासायनिक क्रियाओं को तेज कर देना उत्प्रेरक के रूप में, एंजाइम। और उत्तेजना को कंट्रोल हार्मोन्स। तो अंतःस्रावी से निकलेगा हार्मोन, और बाह्यस्रावी से एंजाइम, बाह्यस्रावी से एंजाइम, अंतःस्रावी से हार्मोन। अंतःस्रावी कैसा होता है? नलिका विहीन, और बाह्यस्रावी नलिका युक्त, ठीक है। अभी कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? अंतःस्रावी ग्रंथि, यही ना पढ़े हैं। इसके पहले क्या पढ़े थे? बाह्यस्रावी। बाह्यस्रावी में क्या था? लीवर, यकृत। यकृत से क्या निकल रहा था? एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पीतरस। क्लियर हुआ ना। अब अंतःस्रावी से निकलेगा हार्मोन्स निकलेगा, जो हमारी उत्तेजनाओं को बढ़ाएगा या कंट्रोल करेगा। तो आते हैं इसमें से पीयूष ग्रंथि, जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि यह अन्य सभी ग्रंथियों को कार्यों को नियमित करता है। मतलब ये ब्रेन दिख रहा है यहाँ पर दिख रहा है ना लाल पोर्शन, यहीं पर होता है कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि होता है। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? किसको? पीयूष ग्रंथि को। और यह मस्तिष्क के आधार में स्थित होता है, जो कि मटर के दाने के समान होता है। कितना? मटर के दाने के समान। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। चलिए, तो इसका वजन होता है 0.6 ग्राम, और यह मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। दूसरी, ध्यान देना है, दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन? पीयूष ग्रंथि, जो कि व्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ्य वृद्धि, लैंगिक विकास आदि को नियंत्रित एवं प्रेरित करता है। क्लियर हो गया? पूरे शरीर के क्रियाओं को, मतलब ग्लैंड को कौन कंट्रोल करेगा? अकेला पीयूष। इसी को बोला गया पीयूष ग्रंथि, है ना। मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये कितना इसका साइज होता है? मटर के दाना जैसा, है ना। और वजन 0.6 ग्राम। कोई दिक्कत? और यह दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये भी ध्यान देना है। हाईलाइट किए ना, दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। चलिए आगे भागते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए, पीयूष ग्रंथि से क्या क्या स्रावित होता है? जब कंट्रोल करेगा तो क्या क्या होगा स्रावित? तो पीयूष ग्रंथि से पहला होता है जो रिलीज होता है एसटीएच, जिसको हम लोग वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। एसटीएच का फुल फॉर्म सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स, एसटीएच। इसी को हम लोग बोलते हैं वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। इसका काम क्या है? देखिए, यह शरीर की समान व संतुलित वृद्धि कराने के लिए कार्य करता है ना। जैसे अगर एसटीएच की अधिकता हो जाए, एसटीएच ज्यादा बढ़ जाए, तो शरीर आदमी का ज्यादा वृद्धि करेगा, भीमकाय हो जाएगा, उम्र कम रहेगा, हाइट वाइट देह हाथ काफी लंबा चौड़ा रहेगा, है ना। अगर ये कम रिलीज होता है तो आदमी का साइज नहीं बढ़ेगा, और हमने बौना बौना बोलेंगे, यही ना होगा। ये दोनों है, तो ये संतुलित बहाता है। ये कैसा करेगा? संतुलित रिलीज करेगा, ताकि आपका जो है नॉर्मल परिवार में जेनेटिक्स वो चलते रहे। आप लोग देखे होंगे किसी किसी का ओके नाम रख देखा बौना हम,
कोनो को बोलता होगा घर में बोना बोना, इसलिए हंस रही है। इसमें क्या है, एच की अधिकता से क्या होता है, भीमकाय, और कमी से क्या होता है, मनुष्य में बौनापन। एच बोला क्या बोले, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स, इसी को हम बोलते हैं वृद्धि ग्रंथि। कहां से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से। वृद्धि हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से, वृद्धि हार्मोन्स कहां से, पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि कहां होता है, मस्तिष्क में। बाह्य ग्रंथि किसको बोला गया, पीयूष ग्रंथि को। ध्यान देना यहाँ पे सब चीज। देख रहे हैं काफी ज्यादा लंबा हो गया है और दूसरा एकदम काफी ज्यादा छोटा है, ठीक है। दूसरा आते हैं टीएसएच। टीएसएच क्या है, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। यह क्या होता है कि यह थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। अब थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है, गला में होता है ना, गला में होता है थायराइड ग्रंथि। घेंघा रोग हो जाएगा, होता है ना आयोडीन कमी से, क्या होता है भाई, थायराइड ग्रंथि वाला ही। समझिएगा, आगे आगे मिलेगा देखने को लिए। टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। जीटीएच, जीटीएच गोनैडोट्रोपिक हार्मोन्स, गोनैडोट्रोपिक हार्मोन्स, यह जनन अंगों के कार्यों का नियंत्रण करता है, ठीक है। किसका, जनन अंग के। तो उसमें भी दो तरह के होता है, एक आपका होता है पुरुषों में या फिर महिलाओं में भी होता है। तो पहला इसमें आता है एफएचएच, मतलब कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। यह वृषण की शुक्र जनन मतलब शुक्राणु जो बनता है, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। तो वृषण के शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु जनन में सहायता करता है और यह अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि में मदद करता है, जिससे हम लोग के अंडाशय में क्या बनता है, शुक्राणु बनता है, स्पर्म बनता है, ठीक है। किसके हार्मोन्स के द्वारा, एफएसएच हार्मोन के द्वारा। दूसरा आता है एलएच हार्मोन, यह लुटेनाइजिंग हार्मोन्स है ना। यह नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करता है, ठीक है। नर में कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन कौन स्रावित करता है, तो एलएच हार्मोन स्रावित करता है, ठीक है। और ये भी किससे निकलता है, पीयूष ग्रंथि से ही, यही ना बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे इसमें। हाँ अभी वही ना पढ़ रहे हैं, पीयूष ग्रंथि कहीं ना पढ़ रहे हैं, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का ही टॉपिक चल रहा है। चौथा आता है एलटीएच हार्मोन, इसको बोलते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन्स या दुग्धजनक हार्मोन्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसका मुख्य कार्य क्या है, शिशु के लिए स्तनों में दूध स्रावन उत्पन्न करना है। महिला में होता है ना, शिशु का जन्म होने के बाद क्या होता है कि उनके स्तनों में क्या दूध बनना शुरू हो जाता है, किसके कारण, एलटीएच हार्मोन के कारण, ठीक है। आते हैं एडीएच हार्मोन। एडीएच का क्या बोलते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। इसके कारण छोटी छोटी रक्त धमनियां का संकीर्णन होता है और यह रक्त दाब बढ़ जाता है, ठीक है। जो छोटी छोटी रक्त धमनियां है उसका संकीर्णन होता है, ठीक है। जिसका क्या होता है, रक्त दाब, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और यह शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। और ये सब ग्रंथ हार्मोन कहाँ से निकल रहा है, पीयूष ग्रंथि से निकल रहा है। किससे निकल रहा है, पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि को ही बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हम लोग को फंसाने के लिए पीयूष नहीं लिखेगा हिंदी में, पिट्यूटरी लिखेगा, हिंदी में लिखेगा वो, बात समझें। समझना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ही पीयूष ग्रंथि कहते हैं, दोनों एक के भाई है, अलगे अलगे नहीं है। उसी से ये सब हार्मोन निकल रहा है। आगे आते हैं हाइपोथैलेमस, मस्तिष्क का दूसरा ग्रंथि हाइपोथैलेमस। यह शरीर के कई आवश्यक कार्यों में एक भूमिका निभाता है, जैसे शरीर के तापमान, प्यास, भूख,
ये सब कौन करता है नियंत्रित? हाइपोथैलेमस ही करता है। सवाल पूछता है कि ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सा है, तो हाइपोथैलेमस। पूछा है ना सवाल। शरीर के ताप को नियंत्रित कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। भूख को, प्यास को कौन करता नियंत्रित? हाइपोथैलेमस। इससे न्यूरो हार्मोन स्रावित होता है। हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन? न्यूरो हार्मोन, जो कि पीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है। कहां पर काम करेगा? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि इसी के आदेशों पर कार्य करती है, इसीलिए इसे सुपर मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ओकरो तेज निकल गया। पीयूष ग्रंथि तो हार्मोन रिलीज करता है कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उसको आदेश कौन देगा? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। जो न्यूरो हार्मोन निकल रहा है, ये पीयूष ग्रंथि को आदेश देता है जाके कि भैया तुम ये वाला हार्मोन निकालो, ठीक है। तब वो हार्मोन रिलीज करता है कौन? पीयूष ग्रंथि। इस चीज को क्या बोला गया? सुपर मास्टर ग्रंथि। सुपर मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और मास्टर ग्रंथि कौन हो गया? पीयूष। और सुपर मास्टर हाइपोथैलेमस। दो पीयूष ग्रंथि को आदेश देगा हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। बात समझ में आ रहा है कि बस खाली ऐसे ही चल रहा है, फिल्म बैठे रहो, हाँ ही करते रहो, है ना, बतैते रहो घर के बाद। देखिए ना, में बौना लिखल है या सर बौना बोल दिए। आइए पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि ये भी मस्तिष्क का ही है, देख रहे हैं मस्तिष्क में ये है पीनियल ग्लैंड। इसका काम क्या है कि पीनियल ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। अब यहां पर 3 बात ध्यान देना है श्रीमान। सबसे छोटा ग्रंथि पीनियल, सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत लीवर, और दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। तीनों एकदम दिमाग के नस नस में घुसा लीजिए, ठीक है। सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल, दूसरी सबसे छोटी पीयूष, और सबसे बड़का हो गया यकृत, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं, है ना। यस सर, यही बोले सर। जिसकी लंबाई लगभग 5 से 8 मिलीमीटर होता है, और यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होता है। और इस ग्रंथि को मस्तिष्क का तीसरा आंख भी कहते हैं। मस्तिष्क का तीसरा क्यों कहा गया इसको भाई? तो यह हार्मोन प्रकाश द्वारा प्रभावित होता है, और कम प्रकाश में इसका श्रवण अधिक एवं तेज प्रकाश में होता है, तीव्र में इसका श्रवण कम होता होगा, ठीक है। इसे नींद का हार्मोन भी कहते हैं, या ये ठीक होगा ना इन लोग के लिए। नींद का हार्मोन भी कहते हैं। यह शरीर के दैनिक क्रियाएं जैसे सोना, जागना एवं महिलाओं में मासिक चक्र का निर्धारण करता है। मासिक चक्र जिसको महिलाओं में आता है, जो पीरियड आता है टाइमली, है ना, तो ये मासिक चक्र का निर्धारण कौन करेगा? पीनियल ग्रंथि। इसीलिए इसे शरीर की जैविक घड़ी भी कहा जाता है, ठीक है। शरीर की जैविक घड़ी, कब सोना है, कब जगना है, एकदम टाइमली चलते रहेगा। देखिएगा, आपको पढ़ना तो बात को पढ़ना है, ये नहीं है, वो लिस्टे में नहीं है पढ़ने वाला कहानी। कब पढ़ना ही नहीं होता है, कब सोना है, कब जगना है ना, कब खाना है और कब जाना है, ठीक है। तो शरीर का जैविक घड़ी कौन, किसको बोलेंगे? पीनियल ग्रंथि को। और यह सबसे छोटा ग्रंथि है, कौन सा? पीनियल ग्रंथि। चलिए, थायराइड, अभी थोड़ा देर पहले इसका चर्चा था ना थायराइड का। थायराइड ग्रंथि जो है श्वास नली के दोनों ओर एच आकार में होता है। देखिए यहां पर है ना चक्कर में, श्वास नली के दोनों ओर एच आकार में होता है। और यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ध्यान देना है बाबू, यही सब तो फंसिएगा। अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी
और सबसे बड़ी बाह्यस्रावी लीवर। दिमाग में घुसा? 4 पॉइंट क्लियर करना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी पूछेगा तो लीवर मारेंगे, मतलब जिसको यकृत। सबसे बड़ी बाह्यस्रावी पूछेगा तब भी यकृत मारेंगे, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी पूछ दिया है तब थायराइड बड़ी वाला में। और सबसे छोटा पूछेगा तो पीनियल, और दूसरा से छोटा पीयूष। 4 बात दिमाग के कोना कोना में घुसना चाहिए। आया का? पार्क में बैठला का? पार्क में हाथ में हाथ डाल के हैं? वैसे करते हैं ना एकदम, ऐसे रहेगा सब, ऐसे बैठा रहेगा, एक वैसे हाथों को चले से। जानता है दोस्त, सौर बता रहे हैं ना, हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ सामने ही बैठ जा रहे हैं। ये हो गया थायराइड। कहाँ होता है? श्वास नली में। कितने आकार का? 1 आकार का। इसे थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, जिससे आयोडीन तत्व पाया जाता है। ध्यान देना है, थायरोक्सिन नामक हार्मोन क्या मिलेगा? आयोडीन। ऐसे निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन शरीर में आयोडीन की मात्रा का नियंत्रण करता है। ऐसे बीमारियों होगा, देखिए आगे मिलेगी बीमारी भी। थायरोक्सिन ग्रंथि का काम क्या क्या है? तो यह कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है, शरीर के सामान्य वृद्धि विशेषतः हड्डी, बाल इत्यादि के विकास के लिए क्या है? अनिवार्य है। और पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर में जल संतुलन का नियंत्रण करता है। बात समझे? पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिल जाएगा और जल को संतुलित करने का काम करेगा। कौन सा? थायराइड। इसमें देखिए, थायराइड की कमी से होने वाले लोग, 2 रोग दिखाई दे रहा है ना? इसमें क्या होता है कि जड़ मानवता, इसको बोलते हैं जड़ मानवता। यह जन्म से पहले, ध्यान देना है, जन्म से पहले अगर कोई बच्चा गर्भावस्था में ही है ना, उसको आयोडीन की कमी हो गया, गर्भावस्था में आयोडीन का कमी हो गया, तो इससे एक रोग हो जाएगा। कौन सा रोग? जड़ मानवता रोग। ऐसे शिशु का संपूर्ण शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास क्या होता है? रुक जाता है। शरीर का शारीरिक विकास होवे नहीं करेगा, मानसिक विकास भी नहीं होगा। कब? जब गर्भावस्था में रहने पर ही आयोडीन कम जाएगा तब। लेकिन जब अब बाहर आ जाएंगे हम लोग तो हो जाएगा घेंघा रोग। भोजन में आयोडीन कमी से यह रोग उत्पन्न होता है, और इस रोग में थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है। हो गया घेंघा रोग। है? ठीक हो जाता होगा। हाँ, जो थायराइड ग्रंथि है इसका आकार क्या होता है? बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पर लग जाएगा ये घेंघा, है ना, इसको बोलते हैं घेंघा रोग। चलिए, पैराथायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि पर भी 2-4 गो और ग्रंथि दिखेगा, दिख रहा है? ये है थायराइड ग्रंथि जो H आकार का है। इसी के ऊपर में देखिए दिखाई दे रहा है 3-4 गो पॉइंट पीला पीला रंग का, उसको क्या बोलते हैं? पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, यह थायराइड ग्रंथि के चारों ओर ठीक पीछे स्थित होता है, और इससे 2 हार्मोन निकलता है। पहला है पैराथायराइड हार्मोन। यह हार्मोन तब स्रावित होता है जब रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है। रक्त में कैल्शियम की कमी होगा तो क्या निकलेगा? पैराथायराइड हार्मोन। और दूसरा है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन, जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है, दोनों ध्यान देना है, कैल्शियम कमेगा तब भी हार्मोन निकलेगा पैराथायराइड हार्मोन, और कैल्शियम जब रक्त में बढ़ जाएगा तब भी निकलेगा कैल्सीटोनिन हार्मोन। ठीक है, और तब यह हार्मोन मुक्त होता है, और पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसका पैराथायराइड का मेन काम क्या है? कैल्शियम की मात्रा कंट्रोल करना। और कम निकल रहा है तब भी दिक्कत, ज्यादा निकल रहा है तब भी दिक्कत, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें थाइमस ग्रंथि आते हैं। थाइमस ग्रंथि ये हृदय के पास होता है, चेस्ट में। ठीक है, तो थाइमस ग्रंथि हृदय के समीप स्थित होता है,
जो कि एंटीबॉडी के निर्माण और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। क्या करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। कौन सा? थाइमस। यह संक्रमण के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। यह ग्रंथि उम्र बढ़ने के साथ साथ घटता है। ध्यान देना है ये पॉइंट कि पहला वैसा ग्रंथि दिखाई दिया हम लोग को जिसमें उम्र बढ़ने के साथ साथ वो घटेगा, बढ़ेगा नहीं, घटेगा। कौन सा ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? ये घटती है। इस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन का स्रावन होता है जो शरीर में टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण बढ़ाकर एंटीबॉडी बनाता है। आप लोग जब पढ़ा रहे थे ब्लड तो सुनाया था एंटीजन बनाता था एंटीबॉडी, उसी में नाम था लिम्फोसाइट का भी, है ना, जो संक्रमण से बचाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। याद आ रहा है कुछ? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। थाइमस ग्रंथि को प्रतिरक्षा तंत्र का राजा कहा जाता है। किसको? थाइमस को। थाइमस ग्रंथि को प्रतिरक्षा तंत्र का राजा बोला गया। ये पूरा कंट्रोल करेगा, रोग नियंत्रण क्षमता को बढ़ाएगा वो। ठीक है। यह ग्रंथि जन्म के समय 10 से 12 ग्राम का, युवा में 20 से 22 ग्राम का, लेकिन वृद्धा में सिर्फ 6 ग्राम। इसे देखिए कि बूढ़ा लोग होते तो जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, होते हैं ना, बूढ़ा लोग को रोग जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका थाइमस ग्रंथि जो है क्या हो गया है? छोटा हो गया है ना, तो उनसे रोग से लड़ने की क्षमता भी कम जाएगी। अधिवृक्क, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। इसमें क्या होता है कि एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपरी सिरों पर होता है। ये आपका किडनी है, यहाँ पर सीम के आकार का इसका साइज होता है ना, तो सीम के आकार जैसा साइज है, तो इसकी ऊपरी सिरों पर क्या है? एड्रिनल ग्रंथ है। तो चमक रहा है ना ऐसे, यही आपका एड्रिनल ग्लैंड है। और यह भय, क्रोध, उत्तेजना, संकट आदि के समय अधिक सक्रिय होता है। भय लग रहा है, उत्तेजना आया है, संकट आया है, क्रोध आया है, तो कौन सा ग्रंथि सक्रिय हो जाएगा? एड्रिनल ग्रंथि। इसीलिए इसे आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं, आपातकालीन, इमरजेंसी ग्लैंड। और यह शरीर में लैंगिक लक्षण, लवण की मात्रा और शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। और इसे देखिए, इसे क्या बोलते हैं? 3F ग्लैंड बोलते हैं या 4S। 3F मतलब 3 गो F से होगा, फियर, फाइट, फ्लाइट, है ना, फियर, फाइट, फ्लाइट। आप लोग नाम सुने होंगे, लड़ो और उड़ो, नाम नहीं सुने हैं? लड़ो, अभी तो बोलते सुने ना जी, बोलते नहीं सुने, अभी तो जस्ट बोले, है ना। 3F से फियर, फाइट, फ्लाइट, फियर, फाइट और फ्लाइट। भय है तब भी, फाइट करना है, लड़ रहे हैं, क्रोध है तब भी। आप फ्लाइट मतलब यहाँ पर भागने वाला सीन, ज्यादा मजबूत है तो भागो, है ना, जल्दी से। कौन सा हार्मोन? अधिवृक्क मतलब कि एड्रिनल ग्लैंड। अब 4S में आता है सेक्स है, स्ट्रेस है, सॉल्ट है, एस्ट्रॉयड है। इस पर कंट्रोल कौन करेगा? एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इस ग्रंथि का भी 2 भाग है, कार्टेक्स और मेडुला। इसको देखिए, यहाँ से अगर काट दिए हम तो काट के निकाल, देखिए ये वाला भाग हो गया मेडुला, है ना, ये वाला भाग क्या कहलाएगा? मेडुला। अरे भैया, ये जो भाग दिखाई दे रहा है अंदर में ललका, ये है मेडुला। ये है क्या है? मेडुला। इधर जो दिखाई दे रहा है इसे किसका बोलते हैं? कार्टेक्स बोलते हैं। और बीच में जो ब्लू ब्लू है वो तो ब्लड वेसल है, नस, ब्लू ब्लू, है ना। इसका 2 भाग है, कार्टेक्स और मेडुला। कार्टेक्स में क्या काम है? इसे निम्न नामों से भी जाना जाता है: 3F या 4S हार्मोन, लड़ो एवं उड़ो हार्मोन, करो या मरो हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन या जीवन रक्षक हार्मोन।
फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, किसको? एड्रिनल ग्लैंड को। याद आ रहा है क्या? याद कर लीजिएगा, 3A पे या 4S, ठीक है, उसमें कौन काम करेगा? अधिवेग ग्रंथि काम करता है। चलिए आगे भागते हैं। जनन ग्रंथियां, तो जनन ग्रंथियां में क्या होता है कि जनन ग्रंथि प्रजनन क्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होती है। आप पुरुष की जनन ग्रंथि को वृषण तथा मादा की जनन ग्रंथि को क्या बोलते हैं? अंडाशय, ओवरी और टेस्टिस। पुरुष की जनन ग्रंथि भीषण, जिससे क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। और मादा की जनन ग्रंथि को बोलते हैं अंडाशय, इसका क्या निकलता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है। तो ये किससे निकलता है? पुरुष से, और इधर निकला आपका मादा की जनन ग्रंथि से। अब देखिए यहाँ पर सबका बात है कि अगर पढ़ेंगे टेस्टोस्टेरोन का मतलब, तो यह मेल सेक्स हार्मोन है, पुरुष का है। इसमें पुरुषों के यौवन और उनके विकास के लिए टेस्टोस्टेरोन को ही जिम्मेदार माना जाता है ना। बच्चा से सयान होता है तो किसमें विकास होगा? किसे? टेस्टोस्टेरोन में, ठीक है। और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो पुरुष की जनन ग्रंथि मतलब टेस्टिस से निकलता है। और आप बात करते हैं, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में द्वितीयक सेक्सुअल कैरेक्टर को निर्धारित करता है, जैसे दाढ़ी मूंछ का निकलना, आवाज का भारी हो जाना, सीने पर ज्यादा चौड़ा हो जाना, ठीक है, और भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से ज्यादा ताकतवर होना, होता है ना। ये किसका काम है? टेस्टोस्टेरोन का। बात करता है एस्ट्रोजन का, तो यह हार्मोन महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे स्तन ग्रंथियों का विकास, आवाज का पतला होना, मासिक चक्र को नियंत्रित करने के लिए क्या है? जिम्मेदार है। कौन सा है? एस्ट्रोजन। अब इसमें और भी पार्ट पढ़ना है। दूसरा है आपका प्रोजेस्टेरोन। यह हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान अहम भूमिका निभाता है। कब? जब प्रेगनेंसी के दौरान होता है तब। यह शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को उत्तेजित करने में बढ़ावा देता है, जिससे प्रेगनेंसी कंसीव करने और प्रेगनेंसी के लिए शरीर तैयार करने में सहायता होता है, ठीक है। प्रेगनेंसी को कंसीव करना ताकि महिला प्रेग्नेंट हो सके, या प्रेगनेंसी के लिए शरीर को तैयार करने में सहायता करता है कौन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। फिर रिलैक्सिन हार्मोन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कब होता है कि जब हार्मोन प्रसव के समय गर्भाशय को फैलाता है। जब प्रसव होता है, बच्चे को जन्म देने वाली होती है महिलाएं, तो उस समय गर्भाशय के मुंह को क्या कर देगा? चौड़ा बना देगा, तो जिससे क्या होता है कि बच्चों को जन्म लेने में सहायता होता है, इजिली निकलता है। नहीं तो फिर डॉक्टर क्या बोलेगा? ऑपरेशन कर देगा, है ना। होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे, महिला लोग पता होगा नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन वाला, ऑपरेशन भी बड़ा ऑपरेशन की छोटा ऑपरेशन, ये सब होता है। तो नॉर्मल में क्या होता है कि अगर ये चौड़ा हो गया गर्भाशय, तो आराम से बच्चा क्या है? बाहर निकल जाएगा गर्भ से। और यही क्या होता है कि डॉक्टर लोग क्या ध्यान नहीं देता है ना, अब समय नहीं देगा तो गर्भाशय का मुंह फैला ही चौड़ा नहीं होगा, तो क्या करे डॉक्टर? ऑपरेशन करके उसको निकालेगा फिर बच्चा को। और उसमें महिलाओं को जहाँ तकलीफ होता है ना, शरीर से ब्लड निकलेगा, फिर उतना शरीर कमजोर हो जाएगा, वो अलग दिक्कत होता है, ठीक है। तो कौन सा? रिलैक्सिन हार्मोन। चलिए अब बात करते हैं मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। तो यह ग्रंथि जिससे अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार के कार्य होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित। जैसे अग्नाशय, जो आपका पैनक्रियाज था अग्नाशय, है ना, वो कौन सी ग्रंथि है? मिश्रित, क्योंकि इससे एंजाइम्स भी निकलते हैं और इससे क्या निकलते हैं? हार्मोन्स भी निकलते हैं। जैसे अगर एंजाइम्स की बात करें तो लाइपेज, यह फैट और वसा का पाचन करता है। एमाइलेज, यह स्टार्च का पाचन करता है। ट्रिप्सिन, यह पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। और हम बात करते हैं हार्मोन्स का, तो हार्मोन्स में अल्फा कोशिका, ये क्या है? तो ये ग्लूकाजेन नामक तत्व निर्मित करता है, जो ग्लूकोज के लेवल क्या करता है? ये कहां से निकलता है? पैनक्रियाज से, मतलब किसको क्या बोलते हैं? अग्नाशय।
तो अग्नाशय अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है, मतलब कि आ जाएगा मिश्रित वाला में, क्योंकि इससे हार्मोन्स भी निकलता है और क्या निकलता है, एंजाइम भी निकलता है। चलिए, हार्मोन्स में ही आता है बीटा कोशिका, ये इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलता है और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग, मधुमेह रोग हो जाता है, उससे बचाता है। पूछता है ना, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग, मधुमेह, मधुमेह को ही बोलते हैं चिनिया रोग, जिसका बोलते हैं इंग्लिश में डायबिटीज, है ना। गामा कोशिका, ये भोजन को ग्रहण कर ऊर्जा का निर्माण करता है। तो देखिए अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा कोशिका काम क्या था कि ग्लूकोज नाम तत्व निर्माता है और ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है, ये अल्फा का। बीटा इंसुलिन हार्मोन और गामा ऊर्जा का निर्माण, ठीक है। अब ये पूरा आप लोग पढ़ लिए ग्लैंड, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिश्रित। अंतःस्रावी से निकलेगा हार्मोन, बाह्यस्रावी से निकलेगा एंजाइम और मिश्रित से दोनों। तो मिश्रित ग्रंथि कौन सी हो गई, अग्नाशय, पैनक्रियाज, है ना। ये दोनों में आएगा, हार्मोन्स में निकलेगा और ये एंजाइम से निकालेगा। बाकी आप देखे थे बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सा था, यकृत, है ना, उससे सिर्फ एंजाइम निकलता था। कौन सा एंजाइम, पीतरस। अब बाकी आप पढ़े, आप लोग पीयूष ग्रंथि, ये सब थायराइड ग्रंथि सब कैसा था, अंतःस्रावी था। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि, यकृत, या अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी थायराइड, बाह्यस्रावी यकृत, सबसे छोटी पीनियल, दूसरा सबसे छोटा पीयूष। क्लियर है। अब इसका आएगा ऑब्जेक्टिव, ये भी आप लोग को होमवर्क घर से ही करना है, ठीक है, अभी नहीं करवाएंगे। आप लोग सुधरिएगा कम से कम उसी बने पढ़िएगा तो एक बार घर जाके देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये क्वेश्चन 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना। 12 सवाल है, इसको आप लोग को बनाना है और घर से लाना है या चैनल पर कमेंट करना है अपना, ठीक है।